हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 7 अक्टूबर 2020। एंड गाइस, आप जाकर वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 मॉक टेस्ट के लिए, जो कि 9 अक्टूबर को लाइव होने वाला है। एंड ये जो टेस्ट है ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल होगा। ओके, सो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रीलिम्स अभी 11 अक्टूबर को होने वाला है, दिस संडे। सो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। उससे पहले हम कल की न्यूज़ जो है वो रिवाइज करेंगे, फिर आज की न्यूज़ देखेंगे। सो कल की कुछ न्यूज़ फटाफट से देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड कॉफी टेबल बुक टाइटल्ड डिस्कवरिंग हेरिटेज ऑफ असम। ये बुक जो है ये रिलीज हुई है, डिस्कवरिंग हेरिटेज ऑफ असम। एंड इसके जो ऑथर हैं, अगर आपको याद होगा तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन है इसके ऑथर। पदमपनी बोरा हैं, ठीक है। एंड इसमें जो फॉरवर्ड दिया है वो किसने दिया है? फॉरवर्ड दिया है अमिताभ बच्चन ने। ओके, फॉरवर्ड इज गिवन बाय अमिताभ बच्चन इन दिस बुक। सो ये इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज एनिमल वेलफेयर डे, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। पहली बार ये 1925 में सेलिब्रेट हुआ था इन बर्लिन, जर्मनी। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में जो टीचर्स डे है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर मनाया जाता है, दैट इज ऑन 5 सितंबर। लेकिन वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड ये यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये 1994 से मनाया जा रहा है डे। एंड इस वर्ष की इसकी जो थीम थी वो थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये 5 अक्टूबर को मनाया गया। ऑल्दो ये जो है फर्स्ट मंडे जो होता है अक्टूबर का, तब मनाया जाता है। और इस ईयर जो फर्स्ट मंडे था अक्टूबर का वो 5 अक्टूबर को था, इसलिए वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। पहला वर्ल्ड हैबिटेट डे 1986 में मनाया गया था एंड तब उसकी थीम थी शेल्टर इज माई राइट। और 2020 की थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स अचीव सेकेंड एंड थर्ड रैंक्स ऑन DGQI। तो एक इंडेक्स जो है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने सेकेंड और थर्ड रैंक अचीव की है। एंड दिस इंडेक्स इट इज बेस्ड ऑन अ सर्वे विच वॉज कंडक्टेड बाय DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस ऑफ नीति आयोग। ओके, सो ये नीति आयोग का एक ऑफिस है जिसके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया गया। इट्स नेम इज डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने सेकेंड और थर्ड रैंक हासिल की है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया एंड फ्रांस टू लॉन्च कॉन्स्टलेशन ऑफ मैरीटाइम सर्वेलेंस सैटेलाइट्स इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के लिए सर्वेलेंस सैटेलाइट्स जो है ये लॉन्च करेंगे इंडिया और फ्रांस एक साथ मिलकर। और ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस बेस्ड सिस्टम होगा जो शिप्स को ट्रैक कर सकता है कंटिन्यूअसली, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों कंट्रीज इसमें जो है 5 सैटेलाइट के बिल्ड करेंगी, लेकिन इसको लॉन्च जो किया जाएगा वो भारत से किया जाएगा। ओके, देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? CNES है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। नेक्स्ट सेंटर विल इम्प्लीमेंट स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन। तो एक जो कमीशन जो बनाया गया था 2004 में, ओके, ये 2004 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस कमीशन का नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स एंड इसकी जो अध्यक्षता की थी वो MS स्वामीनाथन ने की थी, इसीलिए इस कमीशन का नाम स्वामीनाथन कमीशन है। एंड इस कमीशन ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी वो 2006 में सबमिट की थी। ओके, एंड इसमें जो स्वामीनाथन ने जो रिकमेंडेशन दिए थे कमीशन ने, वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो MSP है वो अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि क्लासिफाइड है CACP के द्वारा C2, उसका 50% अबव होना चाहिए।
ओके, तो ये उसका मेजर रिकमेंडेशन था। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 4 अक्टूबर। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक फ्रीडम फाइटर थे, एक लॉयर थे और जर्नलिस्ट भी थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था एंड ये इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है यहाँ पे, इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ पे फाउंड की थी? लंदन में। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा। एंड साथ ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी उन्होंने फाउंड किया था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी उन्होंने ही फाउंड किया था। कई बारी पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम्स में इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड 66 मेगावाट धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट हमीरपुर। अभी जो अटल टनल है उसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ही वेंट टू हिमाचल प्रदेश एंड उन्होंने अभिनंदन प्रोग्राम और आभार समारोह में पार्टिसिपेट किया। साथ ही उन्होंने अनाउंस किया कि 66 मेगावाट धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड एट हमीरपुर। एंड इससे क्या होगा, जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये हर वर्ष 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एन इंटरनेशनल वेबिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसीआर ऑन टेक्सटाइल ट्रेडिशंस। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, सो उसने जो है एक टेक्सटाइल ट्रेडिशन पे इंटरनेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। इस वेबिनार का थीम था वीविंग रिलेशन टेक्सटाइल ट्रेडिशंस। ओके, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कंट्री का। एंड इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स और अपैरल का इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज प्रेस नोट्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट टू बी रिलीज्ड इन संस्कृत। तो अब जितने भी प्रेस नोट्स होंगे यूपी गवर्नमेंट के वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के अलावा संस्कृत में भी जो है वो इशू किए जाएंगे। और संस्कृत लैंग्वेज की हम बात करें तो संस्कृत जो हमारी 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, संस्कृत उनमें से एक है। और इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में बोले जाने वाली जितनी भाषाएं हैं उसमें सबसे कम जो बोली जाती है वो संस्कृत बोली जाती है। और पहली जो संस्कृत यूनिवर्सिटीज थी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो 1971 में वाराणसी में स्टैब्लिश हुई थी। तो ये हमने जो कल की न्यूज़ है, प्रीवियस डे की न्यूज़ सारी रिवाइज कर ली है। अब हम आज की न्यूज़ देखते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के विनर्स हैं 2020 ईयर के, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। दीज विनर्स आर हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉक्टन। उन्होंने जॉइंटली बैक किया है द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी। एंड उनको ये नोबेल प्राइज किस लिए मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए। डॉक्टर हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस जो हैं ये अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर्स हैं। वहीं माइकल हॉक्टन जो है वो एक ब्रिटिश प्रोफेसर हैं वायरोलॉजी के। ये जो अवार्ड है इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और प्राइज मनी जो है इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की होती है। द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस हैज रिवील्ड द कॉज ऑफ रिमेनिंग केसेस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो अभी हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के थ्रू पता नहीं चल पा रहा था कि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस के कुछ केसेस हैं वो किस कारण से होते हैं, लेकिन अब हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हो चुकी है तो इससे इसका पता चल गया है। एंड करेंटली अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस सी की कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। अब इस रिसर्च की वजह से ये होगा कि पता लगाया जा सकता है कि कैसे इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो बनाई जा सकती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी। ओके, नोबेल प्राइज की हम बात करें तो इट इज अवॉर्डेड एनुअली ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। And the Nobel Prizes, these are the most prestigious award given for intellectual achievement in the world. और ये different categories में different fields में जो है ये दिया जाता है, in physics, chemistry, physiology और medicine, literature, economics and peace. The Nobel Prizes, these are awarded in Stockholm, Sweden. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था।
एंड नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और चीज़ें हैं आप उनको जाके वेबसाइट पे स्टडी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी जो है ये क्रॉनिक डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस एंड इसकी वजह से लिवर इन्फ्लेमेशन होता है, लिवर इन्फेक्शन होता है जो कि आगे चल के लिवर कैंसर का कॉज बन सकता है। WHO के हिसाब से अभी तक 70 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस हैं वर्ल्ड में हेपेटाइटिस के एंड काफ़ी लोगों की डेथ होती है हेपेटाइटिस सी की वजह से। तो इसका जो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो डिस्कवरी है ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एंड इसी के लिए नोबेल प्राइज जो है अवार्ड किया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉक्टन हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड the Nobel Prize for Medicine. They are awarded for dash. हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को संयुक्त रूप से चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी, डिस्कवरी ऑफ हाउ सेल्स सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एंड नन ऑफ द अबव। So what will be the correct answer for this? So the correct answer will be option A, that is the discovery of hepatitis C virus के लिए उनको ये award दिया गया है। Next is PM Narendra Modi inaugurated the RACE Summit, which is responsible AI for social empowerment 2020 summit. तो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया गया है। The summit is being held from 5 अक्टूबर to 9 अक्टूबर, 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जा रहा है एंड इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड नीति आयोग। ओके, सो दीज टू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस समिट एंड इंडिया का एम है कि आने वाले समय में इंडिया ग्लोबल हब बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंड ये जो गोल है इट विल बी पावर्ड बाय द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ टीम वर्क, ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो ये लक्ष्य जो है टीम वर्क, विश्वास, सहयोग, जिम्मेदारी और समावेशिता के मुख्य सिद्धांतों द्वारा संचालित है। दिस रेस समिट इज एन एफर्ट टू एनकरेज डिस्कशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे AI से रिलेटेड जो है डिस्कशन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज विच आर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट दैट प्रमोट्स AI। तो AI को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 एंड इसी तरह से गवर्नमेंट ने जो डिजिटाइजेशन किया है थ्रू आधार, UPI, GST एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो ये AI को प्रमोट करने का की तरफ एक कदम है। देन हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग एंड स्किलिंग एंड साथ ही अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का एक मिशन है, ओके, एंड सेटिंग अप ऑफ वर्चुअल लैब्स जो जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स हैं जैसे, ओके, अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। तो ये इनोवेशन को प्रमोट करेंगी, साथ ही साथ ये AI को भी प्रमोट करेंगी। एंड वन मोर थिंग इज नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रोग्राम जो है ये भी प्रमोशन करने के लिए है AI का बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। AI के हम रोल की बात करें तो इसका रोल बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख के आपको समझ में आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो स्मार्ट एग्रीकल्चर AI की हेल्प से हो सकता है, एफिशिएंटली किया जा सकता है। देन क्रिएटिंग नेक्स्ट जेन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगली पीढ़ी के शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, तो वहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर AI का रोल आता है, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, ट्रैफिक जैम को रिड्यूस करना है, सीवेज सिस्टम इम्प्रूव करना है या फिर एनर्जी ग्रिड्स को ले डाउन करना है, तो उन सब में AI का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। देन रॉबस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, जितना हमारा जो आपदा प्रबंधन प्रणाली है उसको जितना मजबूत बनाया जा सके तो उसमें AI का काफ़ी रोल है। देन एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज़ बनाना, तो इस तरह के जो चैलेंजेस जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण हैं उनको एड्रेस करने के लिए AI का रोल रहेगा। देन नॉलेज शेयरिंग में ऑफ कोर्स AI विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Then also preserving diversity of language and
डायलेक्ट्स, भाषा और बोलियों की विविधता को संरक्षित करना भी इसका एक रोल है। तो जैसे इस बार का यूपीएससी का एक जो अभी एग्जाम हुआ था सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, तो वहां पर उन्होंने ऐसे ही 3-4 एप्लीकेशंस दिए थे और पूछा था इसमें से कौन कौन सा जो है एआई का एप्लीकेशन है। तो आपको पता होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन जो है पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जो है वो भी अब यूपीएससी के पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस 2020 समिट बीइंग हेल्ड वर्चुअली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? रेस 2020 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग इनोवेशन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। Next is 2 NABARD supported organic spices seed parks are to be established in Gujarat, and ये जो organic spice seed parks हैं, ये एक तो बानसकांठा जो है गुजरात में है, वहाँ पर बनाया जाएगा, वो होगा सौंफ सीड्स के लिए। एंड एक जो है पटन जो कि गुजरात में है, वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा और ये जीरा सीड्स के लिए होगा। And these parks will be promoting organic seed value chain, capacity building and best practices in production of सौंफ and जीरा। तो ये जो पार्क है सौंफ और जीरा के उत्पादन में जैविक मूल्य श्रृंखला, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए होंगे। एंड जो ये 2 पार्क्स हैं, इनके लिए जो सैंक्शंस लेटर हैं वो 2 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिए गए हैं। एंड ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस पार्क की जो भी फंक्शनिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। बोथ पार्क्स दे विल बी गिवन अ ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 23 lakhs एंड दे विल हैव 50 फार्मर्स ईच। तो उसमें 50-50 फार्मर्स दिए जाएंगे और साथ ही 23 लाख रुपए हर पार्क को दिए जाएंगे फॉर द फंक्शनिंग। NABARD is also working on the concept of value chain finance or financing of every level of FPO chain। NABARD FPO श्रृंखला के हर स्तर के मूल्य श्रृंखला वित्त या वित्त पोषण की अवधारणा पर भी काम कर रहा है। गुजरात की हम बात करें तो ये कोस्टल स्टेट है इंडिया का, एंड इट्स कैपिटल इज गांधीनगर। गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत एंड चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। एंड जो एक फेमस गिर नेशनल पार्क है वो भी गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क्स फॉर सौंफ एंड जीरा सीड्स विल बी एस्टैब्लिश्ड? निम्नलिखित में से कौन से स्थान हैं जहां सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे? मेहसाना एंड पटन, बानसकाठा एंड पटन, मेहसाना एंड बानसकाठा, कच्छ एंड मेहसाना। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज बानसकाठा एंड पटन। DRDO successfully test fired supersonic missile assisted release of torpedo, that is SMART। So DRDO ने अभी successfully test किया है SMART को from Wheeler Island of Odisha, and this will play an important role in anti-submarine warfare operations। पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है ये टॉर्पीडोज क्या होते हैं। सो टॉर्पीडोज जो होते हैं, so these torpedoes, these are self propelled, ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स होते हैं जो कि पानी के अंदर जो है ट्रैवल करते हैं किसी टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो टॉर्पीडोज होते हैं इनकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसी के चलते डीआरडीओ ने एक मिशन स्टार्ट किया कि इन टॉर्पीडोज को जो है लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, ताकि ये जो है और भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाएँ और जो भी अगर कोई ज़्यादा दूर भी टारगेट है तो उसको भी जल्दी से हिट कर पाए। और इसीलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन में। एंड जो भी स्मार्ट में टेक्नोलॉजीज लगी हैं वो इंडिजिनसली डेवलप की गई हैं डीआरडीओ की काफ़ी लैब्स के द्वारा, जैसे डीआरडीएल, आरसीआई हैदराबाद, एडीआरडीई आगरा, एनएसटीएल विशाखापट्टनम। तो ये सारी लैब्स जो है इन्वॉल्व थी इसके डेवलपमेंट के लिए। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, तो इसमें जैसे मैंने अभी बताया इट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम
फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस फार बियॉन्ड टॉर्पीडो रेंज। तो टॉर्पीडो की जो नॉर्मल रेंज है जहां तक वो जाता है बिना किसी सपोर्ट के, सेल्फ प्रोपेल होके, तो अब इसमें क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज होगा, यानी कि इसमें एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के थ्रू टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाएगा ताकि उसकी स्पीड जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। DRDO की हम बात करें तो इट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट डील्स विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी का जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी DRDO की है। एंड करंट चेयर यहाँ पर जो है वो जी सतीश रेड्डी है। ये 1958 में फाउंड हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इट विल बी यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वॉरफेयर। हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। इसका उपयोग किस प्रकार के युद्ध में किया जाएगा? फाइटर जेट वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, नेवल शिप्स वॉरफेयर एंड नन ऑफ द अबव। सो वेरी इजी, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। गाइज कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पनडुब्बी रोधी युद्ध। नेक्स्ट इज एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइन बिटवीन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दैट इज भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब इस MOU में क्या होगा, जितने भी एजुकेशनल मटेरियल्स हैं वो बधिर बच्चे यानी कि जो डेफ चिल्ड्रन हैं उनको इंडियन साइन लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया जाएगा। अंडर दिस MOU जितनी भी NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं, टीचर्स हैंडबुक्स हैं या फिर अदर सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हैं, उसके साथ साथ जितने भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक के, उन सभी को इंडियन साइन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट किया जाएगा एंड दैट टू इन डिजिटल फॉर्मेट। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात करें हम तो ये एक ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मैन पावर फॉर पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज, टीचिंग एंड रिसर्चिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। ये भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने, भारतीय सांकेतिक भाषा को सिखाने और शोध करने के लिए मानव शक्ति के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो आप जल्दी से अब मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड डेफ डे कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए वर्ल्ड डेफ डे कब मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर। ओके, ये सितंबर के हर वर्ष सितंबर के लास्ट संडे मनाया जाता है। एंड एक और डे है जो इससे ही रिलेटेड है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ओके, सो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो है ये हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, NCERT की हम बात करें तो NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD था। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन एंड प्रमोट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए और स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है NCERT जिम्मेदार है। And it also prepares and publishes model textbooks, supplementary materials, newsletters, journals, educational kits and digital multimedia materials। तो जो भी मॉडल पाठ्य पुस्तक है, पूरक सामग्री है, समाचार पत्र है इत्यादि, ये सभी जो है प्रकाशित NCERT के द्वारा किया जाता है। It is also a nodal agency which makes plan and policies for the universalization of elementary education in India। तो ये एक नोडल एजेंसी है जो भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए योजना और नीतियां बनाती है।
सो आपके लिए क्वेश्चन है, एन MOU वॉज साइन बिटवीन डैश एंड NCERT फॉर कन्वर्टिंग ऑफ एजुकेशन मटीरियल इनटू इंडियन साइन लैंग्वेज। शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए डैश और NCERT के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन साइन लैंग्वेज एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट इज फॉर्मर गुजरात हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस AS दवे recently passed away and he'll be remembered for his contributions to the legal field। अब ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये एक हाई कोर्ट जज होते हैं जिनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस 3 केसेस में। पहला, या तो जो ऑफिस है चीफ जस्टिस का वो वेकेंट हो, दूसरा चीफ जस्टिस टेम्परेरीली एब्सेंट हो, या फिर वो इस कंडीशन में ना हो कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। तो इन 3 केसेस में, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के पदरिक्त होने की स्थिति में, या फिर मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने या अपने कर्तव्य को निभाने की स्थिति में नहीं होने के जो भी कंडीशंस हैं, उसमें राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी से जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच कंडीशंस द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ हाई कोर्ट जज एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्ति, चीफ जस्टिस इज टेम्परेरीली एब्सेंट, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित, चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ, एंड ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही बात सही है। इन तीनों कंडीशन में प्रेसिडेंट हाई कोर्ट जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स विल मीट इन टोक्यो टू डिस्कस पोस्ट कोविड-19 इंटरनेशनल ऑर्डर एंड वेरियस चैलेंजेस इमर्जिंग फ्रॉम द पेंडेमिक। तो क्वाड कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो टोक्यो में मिलेंगे और पहली बार वो फेस टू फेस मीटिंग जो है वो करेंगे। और ये इस तरह की जो है दूसरी मीटिंग है जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की हो रही है। क्वाड या फिर कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग जो है ये 2007 में जो स्थापित किया गया था, एंड इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि क्वाड के मेंबर्स कौन कौन हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इसका जो उद्देश्य है वो एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है, जिसमें सेंट्रल एशिया की कंट्रीज शामिल होंगी, मंगोलिया होगा, कोरियन पेनिनसुला होगा और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होंगी। ओके, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड की अगर हम बात करें तो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर है माइक पोम्पियो, भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं मैरीज पेने एंड जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं तोशिमित्सु मोतेगी। ओके, क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड? निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के सदस्य हैं? जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, चाइना, रशिया, इंडिया एंड यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान। और इसमें रिक जो एक ग्रुप है, इसमें रशिया, इंडिया और चाइना शामिल है, एंड इंडिया, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार ये जो है ये कौन से
ग्रुप का पार्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये कंट्रीज जो है इंडिया, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, ये बिम्स्टेक के जो है मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 12th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड वर्चुअली ऑन 17th नवंबर। एंड इस वर्ष की जो इसकी थीम होगी 12th ब्रिक्स समिट की, वो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी। इसको चेयर कौन करेगा? रशिया विल चेयर दिस मीटिंग। एंड ब्रिक्स जो है ये एक एसोसिएशन है विच इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2001 में एज ब्रिक, बट लेटर साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ इन 2010 और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ओके, जो ब्रिक्स नेशन है ये फॉर्मली जो है समिट करते हैं और एनुअली मीट करते हैं। 11th ब्रिक्स समिट जो है वो ब्राजील में हुआ था। एंड ये जो ब्रिक्स नेशन है इनमें 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। दे कंट्रीब्यूट 23% ऑफ वर्ल्ड जीपी, 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी एंड 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। एक और फैक्ट है कि जो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ G20 ग्रुप। ठीक है, G20 ग्रुप के भी जो है मेंबर्स हैं। Okay. Now the question for you: 12th BRICS summit will be held under the chairmanship of which country? 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में होगा? रशिया, ब्राजील, इंडिया एंड चाइना। जल्दी से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रशिया। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है विद स्विगी टू ऑनबोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड दिस विल प्रोवाइड थाउजेंड ऑफ कंज्यूमर्स टू स्ट्रीट वेंडर्स विच विल हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। तो इससे क्या होगा, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपने कस्टमर्स मिलेंगे एंड उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। And this MOU is facilitated under the प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि which is PM स्वनिधि स्कीम। तो PM स्वनिधि स्कीम जो शुरू की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक स्कीम है। ये उनके इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है संचालित की जा रही है। एंड ये MOU जो है इसी स्कीम के अंदर फैसिलिटेट हुआ है। एंड जो सिडबी जो है उसने एक MOU साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ कि दैट इट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PM स्वनिधि स्कीम। ओके, तो PM स्वनिधि स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? सिडबी है। ये जो अभी साइन हुआ है MOU, ये एक पायलट बेसिस पे रन किया जाएगा अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में। इसमें क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर्स को पैन नंबर दिया जाएगा और FSSAI रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। उनको टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वो अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं एंड मेन्यू को कैसे डिजिटाइज कर सकते हैं, और प्राइसिंग और साथ साथ की हाइजीनिक और पैकेजिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी उनको सिखाई जाएंगी। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की हम बात करें तो ये 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। एंड इसका जो एम था वो ये था कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका काम ठप पड़ गया था कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, तो उनका काम फिर से रिज्यूम हो पाए, वो अपना लाइवलीहुड सही से चला पाए, उसके लिए ये स्टार्ट की गई थी। एंड इसमें जो है वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को ऑफ 10,000 एंड यहाँ पर कोई कोलेट्रल नहीं होगा। देयर विल बी नो कोलेट्रल। 10,000 रुपीज का लोन दिया जाएगा जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाना चाहिए 1 ईयर के अंतर्गत। एंड अगर वो टाइमली रीपे करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो है उनका जो लोन की वैल्यू है वो 10,000 बढ़ा दी जाएगी, यानी कि अगले वर्ष वो 20,000 का लोन ले सकते हैं।
एंड जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हरदीप सिंह पुरी है, राइट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज साइंड एन MOU विद विच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फूड पांडा, स्विगी, जोमैटो एंड उबर ईट्स। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्विगी। नेक्स्ट इज नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 वर प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने जो है अनाउंस की नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 के रिजल्ट्स, एंड दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स। एंड इन अवार्ड्स को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा जो है पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया है। These awards are given to recognize the outstanding startup and system enablers that are making innovative products or solutions and scalable enterprises with high potential of employment generation or wealth creation, demonstrating measurable social impact. So ये जो पुरस्कार हैं ये जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो सिस्टम एनेबलर्स हैं जो कि कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे सोल्यूशन दे रहे हैं जिसका सोशल इम्पैक्ट भी है और वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इतना हाई पोटेंशियल है उनमें। सो ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसे सिस्टम एनेबलर्स को रिकॉग्नाइज इस अवार्ड के द्वारा किया जाता है। एंड ये जो अवार्ड है इसके लिए एप्लीकेशन जो है 12 सेक्टर्स में इन्वाइट किए गए थे, फॉर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री 4.0, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड अर्बन सर्विसेज। तो इन 12 सेक्टर्स में जो है अवार्ड्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे। The winners will get a cash prize of ₹5 lakh each along with the opportunities to present their work to relevant public authorities for pilot projects। तो उनको 5 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे और साथ ही उनको अपने प्रासंगिक सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपना काम पेश करने का अवसर भी मिलेगा ताकि उनको जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके, कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सके। An exception incubator and an accelerator will be given a cash prize of 15 lakh। एंड ये जो विनर है एक्सेप्शन इंक्यूबेटर, सो एक्सेप्शन इंक्यूबेटर में किसको मिला है? ये विलग्रो इनोवेशंस फाउंडेशन। ओके, तो इनको मिला है, दिस इज चेन्नई बेस्ड। ओके, एंड जो एसेलरेटर वाला अवार्ड मिला है वो मिला है, टॉप एसेलरेटर मिला है ब्रिगेड रियल एस्टेट प्रोग्राम को मिला है। ओके, ब्रिगेड रियल एस्टेट एसेलरेटर प्रोग्राम को मिला है, दिस इज बेस्ड इन बेंगलुरु। सो दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा हर कैटेगरी में डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट स्टार्टअप्स को ये अवार्ड मिला है। एंड इसके साथ साथ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज देयर, दैट स्टार्टअप इंडिया शोकेस, सो ये भी लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। दिस इज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। सो इसमें क्या होगा, स्टार्टअप इंडिया शोकेस नाम से समझ में आ रहा होगा, तो जितने भी विनर्स हैं वो अपना वर्क यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शोकेस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम भी लॉन्च किया गया। ओके, सो इससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑफ द सर्टिफिकेट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय DPIIT। ओके, सो ये जो दोनों चीजें हैं ये जो है लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दीज अवार्ड्स। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 वर प्रेजेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ, एक्चुअली दिस शुड बी
Ministry of Science and Technology. Then Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Commerce and Industry. So what will be the correct answer for this? The correct answer will be option D, that is Ministry of Commerce and Industry. So friends, here we have covered the important current affairs and related questions. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, कोई भी सजेशन है, विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट. एंड इसी तरह तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.